साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, इसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समरूपता की कसौटियाँ क्या क्या होती है, यानी कि दो त्रिभुज कब कब समरूप होंगे। उसके लिए हमें ये 4 नियम पता होना चाहिए। जैसे पहला नियम है ए समरूपता कसौटी। ए का मतलब एंगल, यानी कौन 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 समरूपता कसौटी क्या होती है। यदि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हो और पहले त्रिभुज के जो कोण हैं, ठीक है, वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण ए है इस त्रिभुज का, तो दूसरे वाले त्रिभुज का संगत कोण क्या हो गया, पी हो गया। तो ये दोनों कोण अगर बराबर है, फिर बी और क्यू बराबर है, सी और आर बराबर है, ठीक है, तो ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार दूसरा जो नियम है वो है ए समरूपता कसौटी, यानी किसी भी एक त्रिभुज के अंदर मान लीजिए ये कोण ए जो है वो हमने 30 डिग्री ले लिया, बी जो है हमने 60 डिग्री ले लिया, ठीक है, और फिर दूसरा त्रिभुज है, इसमें पी हमारा 30 डिग्री हो गया, क्यू हमारा 60 डिग्री हो गया, तो कोण सी हमारा कितना निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ऑटोमेटिक ये कितना आएगा, 90। इसमें भी हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगाएंगे तो ये भी क्या आएगा, 90 आएगा, है ना। यानी किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक कोण हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इस नियम से भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा नियम है एस समरूपता कसौटी, यानी कि किसी भी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे मान लीजिए ये भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, नीचे वाली भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ए बी की संगत भुजा क्या हो गई, पी क्यू। मान लीजिए ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। फिर बी सी की संगत भुजा क्या है, क्यू आर, ये 4 सेंटीमीटर है और ए सी की संगत भुजा पी आर, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इनका अनुपात देखो, सबसे पहले ए बी बट्टा पी क्यू क्या आ रहा है, तो ए बी हमारी 3 है बट्टा पी क्यू हमारा कितना है, 6 है। सरल करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो अनुपात आया वो कितना है, 1/2। इसी प्रकार देखो यहाँ पर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर, बी सी हमारी कितनी है, 2 है, क्यू आर कितनी है, 4 है। काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका अनुपात भी कितना आया, 1/2। इसी प्रकार जो भुजा ए सी है बट्टा पी आर है, तो ए सी हमारी कितनी है, 4 और पी आर हमारी कितनी है, 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और तीनों का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है ना, यानी तीनों समान अनुपात में है, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसको हम एस समरूपता कसौटी कहेंगे, ठीक है। फिर चौथी कसौटी है एस समरूपता कसौटी, यानी कोई भी एक कोण ले लो आप, जैसे मैंने ये कोण ले लिया 30 डिग्री का और पी कोण भी ले लिया 30 डिग्री का, तो दोनों कोण बराबर है। अब इनकी जो अंतर्गत भुजा है, यानी इस कोण के टच होने वाली भुजा, एक तो ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, यानी कि दोनों में एक कोण बराबर हो और दोनों को अंतर्गत जो भुजाएं हैं, दोनों की इस कोण की अंतर्गत जो भुजाएं हैं और इस कोण की जो अंतर्गत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये 4 कसौटियाँ आपको आनी चाहिए, तब आप इसके पहले प्रश्न को आराम से कर सकते हो। तो अब देखो पहला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर जैसे यहाँ टोटल 5-6 प्रश्न हैं, इनमें हम बताना है कि ये समरूप है या नहीं और ये कौन सी कसौटी के कारण समरूप है वो भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, तो पहला कर रहा हूँ मैं,
तो यहाँ एक तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, PQR, त्रिभुज PQR। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप त्रिभुज लेते हो तब आपको लिखते समय भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने पहले क्या लिया, A, तो इस त्रिभुज का इसका संगत भाग क्या है, P, तो पहले A आएगा फिर P आएगा। फिर देखो ये जो कोण B है वो 80 डिग्री, और दूसरे त्रिभुज में 80 डिग्री किस पर आ रहा है, Q पर, तो ये दोनों संगत भाग है। तो सेकंड नंबर पर B आ रहा है, इसमें भी सेकंड नंबर पर Q आ रहा है। तो ये लिखते समय भी आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। फिर C देखो, यहाँ 40 डिग्री है, तो इसका संगत भाग ये 40 डिग्री कौन होगा, R होगा। तो तीसरी पोजीशन पे हमारा C है और यहाँ पर R है। तो त्रिभुज लिखते समय भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि संगत भाग जो है यहाँ पर अपने क्रम में आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। अब देखो यहाँ पर पहले त्रिभुज का जो कोण A है वो कितना है, 60 डिग्री, है ना। कोण A लेना है आपको। ये किसके बराबर है, दूसरे त्रिभुज के कोण P के बराबर है, क्योंकि वो भी कितना है, 60 डिग्री। इसी प्रकार पहले त्रिभुज का जो कोण B है वो दूसरे त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, क्योंकि दोनों 80 डिग्री है। इसी प्रकार पहले त्रिभुज का कोण C दूसरे त्रिभुज के कोण R के बराबर है। तो हमने जो पहली कसौटी पढ़ी थी, A समरूपता कसौटी, है ना, इसके कारण ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे A समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब जो दूसरा चित्र है इसमें देखो हमें भुजाएं दी हुई है, तो इसके लिए हम कौन सा नियम प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हुई है, तो यहाँ हम S समरूपता कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो पहला त्रिभुज है उसके दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं को समान अनुपात में लाना है। यानी हम इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ नीचे देखो ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस भुजा की जो संगत भुजा है वो ये वाली है। फिर BC कितनी है, 2.5, और 2.5 का दुगना कितना होता है, 5 होता है। तो इस भुजा का संगत भाग ये वाला हो गया, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा का संगत भाग ये वाला हो गया। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे तो इसको लिखने का क्रम हमें ध्यान होना चाहिए, संगत भाग के पास में संगत भाग ही आना चाहिए। तो यदि मैं पहला त्रिभुज ABC लेता हूँ, तो दूसरा त्रिभुज जो है मुझे इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। देखो AB पहले आया, इसमें कितना आया, 2 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, तो मुझे Q से स्टार्ट करना पड़ेगा, QR, ठीक है। फिर RP लेना पड़ेगा, यानी दूसरा त्रिभुज होगा QRP। अब देखो AB का संगत भाग QR आया, फिर BC का संगत भाग, देखो BC का संगत भाग क्या आना चाहिए, RP आना चाहिए, तो यहाँ RP आ रहा है। फिर AC का संगत भाग क्या आना चाहिए, QP आना चाहिए, और QP आ रहा है ना। यानी लिखने का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर तो नहीं कर सकते, हम भुजाओं का अनुपात लेंगे, तो हमें समान अनुपात लेना है। तो देखो AB का जो संगत भाग है, AB बट्टा वो क्या होगा, QR होगा, बराबर। अब AB हमें कितना दिया, 2 बट्टा QR हमें कितना दिया, 4, दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम BC, दूसरी भुजा कौन सी है, BC, तो BC बट्टा इसका संगत भाग क्या होगा, तो वो होगा RP कितना है, 5, है ना, ये हो जाएगा RP। BC है 2.5 बट्टा RP है 5, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 0, दोनों में 25 की टेबल है, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50। फिर देखो तीसरी भुजा हमारी क्या है, AC, तो यहाँ आएगा AC बट्टा इस त्रिभुज का इसका संगत भाग क्या होगा, PQ, है ना। तो यहाँ हमने AC लिया है, तो यहाँ हम QP लेंगे, QP बराबर। अब देखो AC कितना है, तो AC हमारा 3 है, और QP कितना है, 6, दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो हमारा अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अनुपात जब समान है तो हम लिख सकते हैं S समरूपता कसौटी से त्रिभुज
ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज QRP के। अब देखो जो तीसरा है उसमें इस त्रिभुज के अंदर यह जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है। फिर ये भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये 6 है, यानी जस्ट इसकी डबल है। लेकिन ये भुजा 2.7 है तो ये भुजा 5 है। तो इन दोनों का कोई भी मुझे समान अनुपात नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 होता है, या फिर 5 का अगर हम आधा भी करें तो 2.5 होता है। तो इन दोनों में हमें समान अनुपात नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें करना पड़ेगा, तो पहले हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कैसे लेना है, देखो ये भुजा 2 है और ये भुजा 4 है, तो पहले मैं MP लूँगा, ठीक है, तो यहाँ से ED आ जाएगी। फिर मैं अगर PL लूँगा, PL कितनी है, 3 है, तो यहाँ मुझे DF लेनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना। तो एक तो त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज MPL और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा EDF। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो समान अनुपात आता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या लेना है, MP/ED। MP/ED बराबर MP कितना है 2 और ED कितना है 4, दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर PL है ना, PL/DF। DF बराबर PL कितना है 3 है, DF कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आया 1/2। फिर हमें लेना है ML बट्टा यहाँ आ जाएगा EF। अब ML कितना है, तो ये है 2.7 बट्टा यहाँ पर EF कितना है 5, हटाएंगे नीचे 0 आएगा, तो ये हो गया 27/50। अब यहाँ देखो, यहाँ अनुपात हमारा क्या आ रहा है, असमान आ रहा है। तो जब असमान अनुपात है इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्थ में हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं। यहाँ पर देखो 70 डिग्री आ रहा है और यहाँ 70 डिग्री नीचे आ रहा है। फिर इस कोण के दोनों अंतर्गत भुजाएं हमें इनका मान दे रखा है और इस कोण में भी दोनों अंतर्गत भुजाओं का मान हमें दे रखा है जो कि समान अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी कसौटी लगा सकते हैं, तो यहाँ हम SAS समरूपता कसौटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो त्रिभुज, क्योंकि हमारा कोण 70 बीच में आ रहा है और ये दोनों अंतर्गत भुजाएं हैं, तो अगर मैं N से स्टार्ट करूँ, त्रिभुज NML, तो दूसरा त्रिभुज भी मुझे इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, यानी बीच में मुझे Q रखना है, ठीक है। और यहाँ जब मैंने N से स्टार्ट करा तो 2.5 आया, तो 2.5 का अगर मैं दुगना करूँ तो कितना आता है, 5 आता है। तो ये मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, P से स्टार्ट करना का, PQR। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। तो यहाँ क्या है NM/PQ। NM का जो मान है वो कितना है 2.5 है, PQ का मान कितना है 5 है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा। फिर 25 एकम 25, 25 दूना 50। फिर दूसरी भुजा मुझे क्या लेनी है, ML लेनी है, ये वाली भुजा। तो ये होगा ML बट्टा यहाँ पर क्या आएगा, QR आएगा, और QR कितनी है 10। तो ML कितनी है 5 है और QR कितनी है 10, दोनों में 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो भुजाओं का जो अंतर्गत भुजाएं हैं इनका अनुपात तो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, बिल्कुल। अब हम कोण भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कोण M है वो कोण Q के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण बराबर है और उनकी अंतर्गत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं SAS कसौटी से त्रिभुज NML समरूप है त्रिभुज PQR के। अब फिफ्थ में देखो हमें 2 त्रिभुज लेने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज
क्योंकि हमारा कोण बीच में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ BAC। तो ये त्रिभुज हो गया BAC। तो दूसरा त्रिभुज भी इसके अकॉर्डिंग लेना है, तो कैसे लेंगे? तो कोण बीच में हमारा 80 डिग्री यहाँ है, और ये जो मैंने बी स्टार्ट किया वो 2.5 है, तो 2.5 का डबल क्या होगा? 2.5 का डबल हो जाएगा 5, है ना। तो ये हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, DFE से। तो दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज DFE। अब इन दोनों त्रिभुज में देखो, एक कोण है और दो भुजाएं हैं, तो यहाँ हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ SAS रूल फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो कोण A है वो कोण F के बराबर है, तो यहाँ एक चीज़ तो हमें मिल गई, जो कोण A है वो कोण F के बराबर है, क्योंकि दोनों कितने हैं? 80 डिग्री के हैं, तो एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब इनकी जो यहाँ जो कोण A है इसके अंतर्गत भुजाएं, यानी ये दोनों वाली भुजाएं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पर भुजा क्या हो गई? BA, और इसकी संगत भुजा हो जाएगी ये वाली DF। तो BA हमारी है 2.5 और DF है 5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50। फिर उसके बाद दूसरी संगत भुजा हमारी क्या है? AC। तो यहाँ आएगा AC, और इसकी संगत भुजा, AC की संगत भुजा हमारी हो जाएगी FE। यहाँ से भी पता कर सकते हैं, AC FE, तो AC और यहाँ आ जाएगा FE। तो देखो AC का मान हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो AC की जगह AC आएगा, और FE का मान जो है हमें यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि AC का मान हमें पता ही नहीं है, और AC का मान यहाँ है ही नहीं, और यहाँ पर 3 हमें दिया हुआ है, जो कि इसकी अंतर्गत भुजा तो है ही नहीं, है ना। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ पर जो BA/DF है वो बराबर नहीं होगा AC/FE के, क्योंकि AC का मान हमें दिया ही नहीं। तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है ही नहीं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब देखो, जो 6 है इसमें एक कोण हमें 70 दिया है, एक 80 दिया है, ठीक है। तो ये वाला कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर इस त्रिभुज में देखो, ये कोण 80 है और ये 30 है, तो यहाँ पर हम कोण P का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 6 है त्रिभुज में कौन सा ले रहा हूँ? DEF ले रहा हूँ। त्रिभुज DEF में क्या कर सकता हूँ कि ये जो कोण 70 डिग्री है, दूसरा कोण 80 डिग्री है, फिर इसमें कोण क्या बच गया? F। इन तीनों का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कारण क्या हो जाएगा? कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। यहाँ त्रिभुज बना रहता, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। फिर देखो, 70 और 80 जुड़ के हो गया 150 डिग्री, प्लस कोण F बराबर आएगा 180 डिग्री। कोण F बराबर 180 अपनी जगह पर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा। कोण F मुझे क्या मिलेगा? 180 में से 150 गया 30 डिग्री, यानी ये कोण हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। फिर हमें क्या करना है? दूसरा त्रिभुज लेना है, लेकिन लेना कैसे है? इसके अकॉर्डिंग लेना है। पहले मैंने क्या लिया? D लिया। अब D ये 70 डिग्री है, फिर यहाँ देखो ये पक्का 70 डिग्री आएगा, तो यहाँ मैं P लूँगा। फिर मैंने लिया E, ठीक है, ये कितना है? 80, तो यहाँ त्रिभुज होगा PQR, है ना। त्रिभुज PQR में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण P हमें पता नहीं है, ये है 80, फिर ये है 30, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण P बराबर प्लस 80 और 30 ये दोनों जुड़कर हो गए 110 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 अपनी जगह पर, ये 110 उधर जाएगा तो माइनस का 110 हो जाएगा। फिर देखो 180 में से 110 गए, कितने बचे? 70 डिग्री। तो कोण P हमारा क्या आ गया? 70 डिग्री। अब देखो, तीनों के जो संगत कोण हैं वो बराबर है,
तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, तो ए नियम से मैं कह सकता हूँ दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण हो जाएगा एंगल 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 समरूपता कसौटी। प्रश्न 2 है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। यानी हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों आपस में क्या है, समरूप। एक त्रिभुज है हमारा ODC और दूसरा त्रिभुज है OBA, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। और क्या क्या दिया है, कोण BOC बराबर 125 डिग्री। कोण BOC यानी ये वाला कोण हमें दिया 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। कोण CDO यानी ये कोण हमें दिया 70 डिग्री। हमें कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी समरूपता कसौटियाँ होती है। जैसे ये 4 नियम अगर आपको कंठस्थ हो गए हैं, याद हो गए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी कसौटी का प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पर हमें कोई भी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए ना तो ये तीसरी कसौटी काम आएगी ना ये चौथी कसौटी काम आएगी। अब पहली और दूसरी कसौटी अपने आप में एक ही है ना, अलग अलग नहीं है, क्योंकि दो कोण समान होंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली कसौटी है इसी का प्रयोग करके इस प्रश्न को सरल करेंगे। और हमें इसके अलावा क्या ध्यान होना चाहिए, तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान होनी चाहिए, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी रेखा पर एक रेखा खड़ी हो तो ये जो कोण होते हैं, ये कोण A मान लो, ये कोण B मान लो, तो कोण A प्लस कोण B जो होता है इनकी जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यानी सीधी रेखा में बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसे हम रेखिक कोण युग्म कहते हैं। एक तो ये चीज़ हमने 9th में पढ़ी। एक 9th में हमने पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो कोण A प्लस B प्लस C जो है इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमें ये तो पता चल गया कि इसमें हमें A समरूपता कसौटी लानी है और हमें यह भी दिया हुआ है कि एक त्रिभुज जो है वो दूसरे त्रिभुज के समरूप है और हमें यहाँ एक कोण का मान दिया हुआ है। अब हम कैसे भी करके इस ऊपर वाले त्रिभुज में एक और कोण का मान लेके आ जाए, ठीक है, तो हम सारे कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हमें 125 दिया है और हम जानते हैं कि ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें 125 डिग्री तो दिया हुआ है प्लस ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा DOC, क्योंकि पहले हमें यही ज्ञात करना है। तो कोण DOC बराबर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन से नियम से, तो रेखिक कोण युग्म के नियम से। ठीक है, अब हमारी समीकरण बन गई। हम 125 को उधर भेजेंगे तो कोण DOC बराबर 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 125 हो जाएगा। तो कोण DOC हमें कितना मिला, 180 में से 125 गए, 55 डिग्री मिल गया। तो पहला कोण तो ज्ञात हो गया। अब दूसरा कोण है DCO ज्ञात करना, DCO। तो देखो त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जब हमें दो कोणों का पता हो, जैसे एक कोण 70 है, दूसरा हमने 55 निकाल दिया, तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं कोण योग गुणधर्म से, है ना। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, ODC। एक आपको ध्यान रखना है, आप अपनी मर्जी से कोई त्रिभुज मत लेना, DOC या ऐसे कुछ मत लेना। जो ऊपर आपको त्रिभुज दिए हैं आप कोशिश करना वही त्रिभुज आप लेवे, क्योंकि जब हम समरूप चैप्टर पढ़ते हैं तो उनमें हमें त्रिभुज को लिखने का क्रम पता होना चाहिए, नहीं तो हमारे नंबर भी कट सकते हैं, है ना। तो इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कोण 70 डिग्री है प्लस ये हमने कितना निकाला, 55 डिग्री प्लस,
और ये कोण हमें ज्ञात करना है, यानी कि कोण DCO हमें ज्ञात करना है। इन तीनों कोणों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। किस नियम से आएगा? तो कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। ठीक है, तो अब 70 और 55 को जोड़ो तो ये हो गया 5 7 5 12, कितना आ गया? 125 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। अब कोण DCO और 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो कोण DCO हमें कितना मिला? ये भी हमें मिला 55 डिग्री। तो दो कोण तो ज्ञात हो गए। अब देखो ये तीसरा कोण हमें बताना है। ये कौन सा है? OAB। OAB। अब क्योंकि हमने ऊपर वाले तीनों कोण ज्ञात कर लिए हैं तो नीचे वाला हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो AAA समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है इनके संगत कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः हमें ज्ञात करना है कोण OAB। अब ये कोण किसके बराबर होगा? तो देखो OAB ये इस त्रिभुज के अंदर है और ये कोण बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के OCD के बराबर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण OCD के बराबर होगा। और ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि AAA समरूपता कसौटी, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, इसलिए इसका जो संगत कोण है वो ये है। और ये हमने कितना निकाला? 55 डिग्री निकाला। इसलिए कोण OAB जो है वो हमारा कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 2 करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न 3 है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, यानी कि हमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया है और इसमें ये जो भुजा AB है वो DC के समांतर है, ये चीज़ हमें दी हुई है। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इनके जो विकर्ण हैं AC और BD, ये दोनों विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC बराबर है OB बट्टा OD की। यानी कि हमें कोई भी दो त्रिभुज लेने हैं और उनको दोनों को क्या करना है? समरूप करना है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो देखो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर क्या दिया? OA बट्टा OC दिया, यानी पहले त्रिभुज की भुजा OA और दूसरे त्रिभुज की भुजा OC होनी चाहिए। तो पहले त्रिभुज की भुजा ये OA हो गई, दूसरे त्रिभुज की भुजा ये OC हो गई। फिर पहले त्रिभुज की भुजा OB और दूसरे त्रिभुज की भुजा OD। तो पहले त्रिभुज की भुजा हो गई AB, दूसरे त्रिभुज की भुजा हो गई OD। यानी एक तो त्रिभुज हमें ये लेना है और दूसरा त्रिभुज हमें ये लेना है और इन दोनों को हमें क्या करना है? समरूप करना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? पहला त्रिभुज हमारा हो गया OAB, त्रिभुज OAB। अब जो हम दूसरा त्रिभुज लेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे लेंगे? तो देखो पहले मैंने क्या लिया? O लिया, तो इसमें भी पहले हमें O लेना है। फिर मैंने क्या लिया? A लिया, तो ये एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और यहाँ पर भी देखो OA है, फिर OC है। तो दूसरी बार हमें C लेना है, फिर D लेना है। तो यहाँ आ जाएगा OC और D। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं? तो इसके लिए देखो क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि जब दो भुजाएं हमें समांतर दी हुई हो और उसको एक तिर्यक काटता हो, तो इसमें देखो Z बन रहा है। एक तो इस साइड में Z बन रहा है और एक इस साइड में Z बन रहा है। तो यहाँ जहाँ Z बन रहा है, जैसे इस साइड में जो Z बन रहा है, इसमें जो ये विपरीत मुंह किए हुए कोण होते हैं इनको हम एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर जो ये उल्टा Z है, इसमें भी ये विपरीत किए हुए मुंह जो होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और ये दोनों भी कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये जो विपरीत मुंह वाले कोण हैं इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इन दो चीज़ों की सहायता से इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप कर सकता हूँ। कैसे? तो देखो यहाँ पर AB जो है वो DC के समांतर है,
तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि पहला कोण हो जाएगा ए बी ओ, या फिर ओ बी ए ले लो, कोई भी एक ले लो। कोण पहला हम क्या ले रहे हैं, ओ बी ए बराबर होगा कोण। अब मैंने देखो यहाँ ओ बी ए लिया है, तो यहाँ ओ डी सी लेना पड़ेगा, ओ डी सी, यानी कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, और ये एक तिर्यक इसको काट रहा है, तो यहाँ एकांतर कोण बन रहे हैं। फिर देखो एकांतर कोण एक और बन रहा है, यहाँ पर ये जेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोण ए और ये कोण सी बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बी ए ओ, या फिर ओ ए बी, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ ले रहा हूँ मैं कोण ओ ए बी बराबर होगा। अब मैंने यहाँ कैसे लिया, ओ ए बी लिया, तो यहाँ मैं ओ सी डी लूँगा, ओ सी डी, यानी कोण ए जो है वो कोण सी के क्या है, बराबर है, और ये भी क्या है, एकांतर कोण है। फिर एक कोण हमें और बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है वो बराबर होगा कोण, मैंने क्या लिया, ए ओ बी, तो यहाँ लेंगे सी ओ डी, कोण सी ओ डी के बराबर होगा। कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर देखो इस त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर है। यानी कि ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज ए ओ बी है वो समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इनका भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः जो ओ ए बट्टा ओ सी है वो बराबर होगा ओ बी बट्टा ओ डी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था या दर्शाना था। प्रश्न 4 है, आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर के, तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यहाँ देखो हमें दो त्रिभुज दिए हैं। पहला त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू एस, ये हो गया पी क्यू और एस, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है टी क्यू आर, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज। और अगर आप छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों त्रिभुज देखो तो इसमें जो कोण Q है वो कॉमन आ रहा है, यानी एक कोण इसमें कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं S से S नियम काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर S से S मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एक अनुपात भी हमें दिया हुआ है, लेकिन ये जो अनुपात है वो थोड़ा गड़बड़ है। कैसे, QR बट्टा QS, यहाँ देखो QR यानी कि ये पूरी बड़ी वाली भुजा, ये भुजा, फिर क्या दिया हमें QS यानी कि ये छोटी वाली भुजा, ठीक है। ये अनुपात हमें बड़े वाले त्रिभुज में दिया हुआ है। फिर QT बट्टा PR, QT यानी कि यहाँ पर ये बड़ी वाली भुजा, फिर क्या हमें दिया PR। अब ये कहाँ आ रही है, ये नीचे की ओर आ रही है, ये वाली भुजा। तो इसका लिंक जो है वो अनुपात में तो कहीं है ही नहीं। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर दिया है। यानी हम अगर इस अनुपात में थोड़ा चेंजेज कर ले, यानी कि QT बट्टा PQ लेके आ जाए, तो हम ऐसे S नियम इसमें लागू कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या दिया, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। तो हमें सबसे पहले कोण 1 जो है वो कोण 2 दिया है। और ये कौन से त्रिभुज में है, तो यहाँ पर ये कोण 1 और 2 जो है वो त्रिभुज PQR में है। तो पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQR में, यानी ये त्रिभुज PQR की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जब कोण 1 कोण 2 दो कोण बराबर हो तो इनकी जो सामने वाली भुजाएं होती है वो भी आपस में बराबर होती है। ये हमने क्लास 9th में सीखा था। तो यहाँ पर देखो जो कोण 1 है इसके सामने वाली भुजा क्या है, PR, तो ये आ गया PR बराबर कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या आ गई, PQ। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है।
तो देखो पी आर की जगह हमें क्या मिल गई, पी क्यू मिल गई। अब हमारा ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें दो त्रिभुज लेने, तो पहला त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू एस, और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, टी क्यू आर। अब इन दोनों त्रिभुज में देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है ऊपर देखो क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर के। तो इस क्यू टी की जगह, सॉरी इस पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बट्टा पी आर की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू। यानी कि यहाँ पर अनुपात समान हो गया इन दोनों का, है ना। और यहाँ पर एक जो कोण है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि कोण पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस जो है वो बराबर आ रहा है कोण टी क्यू आर के, कोण टी क्यू आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। यानी कि यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज दोनों के अंदर एस ए एस समरूपता कसौटी लागू हो रही है, समरूपता कसौटी लागू हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण जो है वो कॉमन है। और हमने एस कसौटी में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक कोण और इसके अंतर्गत भुजाएं समान अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 5 है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, हमने त्रिभुज बना लिया है। अब इस त्रिभुज पर भुजा जो पी आर है और क्यू आर है, इस पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि जब मैं इसको मिलाता हूँ तो कोण पी जो है वो कोण आर टी एस के बराबर हो जाता है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो आपस में क्या है, समरूप है ना। तो यहाँ पर मैं ये दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ। यानी पहला त्रिभुज तो मेरा क्या हो गया, त्रिभुज आर पी क्यू, है ना। वह दूसरा त्रिभुज में क्या ले लेता हूँ, आर टी एस। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो एक चीज़ तो हमें दी हुई है बराबर, यानी कि कोण P जो है वो कोण आर टी एस के बराबर दिया हुआ है ना, ये पहले से हमें दे रखा है। और दूसरी चीज़ देखो, ये जो कोण R है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। यानी कि जो पहले वाला त्रिभुज का कोण R है वो दूसरे वाले त्रिभुज के कोण R के बराबर है, क्योंकि दोनों कॉमन है। यानी यहाँ आ जाएगा उभयनिष्ठ। और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर आ जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है और दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज आर पी क्यू है वो समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। प्रश्न 6 है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। तो देखो इस आकृति में हमें दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज मैंने यहाँ बना लिए। एक तो देखो है ए बी ई, एक त्रिभुज हमारा हो गया ए बी ई, और दूसरा है ए डी सी। और ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब हो गया कि जो इनके संगत भाग है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक चीज़ तो हमें दी हुई है। दूसरी चीज़ हमें बतानी है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ये हमें बताना है। तो जो समरूपता की हमने कसौटी पढ़ी है उसमें से हम कौन सी कसौटी ले ताकि ये क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो इसके लिए देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में कोण ए है, इस त्रिभुज में भी कोण ए है, यानी एक कोण हमारा कॉमन है।
ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हमें ये सर्वांगसम दिया है और कोई भी कोण का मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें भुजाओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो भुजाओं का सहारा कैसे लेंगे? तो देखो यहाँ पर जो ये त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है वो दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होगी। यानी ये भुजा जो है वो इसके बराबर होगी और ये भुजा जो है वो इसके बराबर होगी, और इसकी सहायता से हम भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर लेके आएंगे। और SAS नियम से या SAS सर्वांग समता कसौटी से इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। अब इसको करना कैसे है वो समझो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, यानी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज की जो भुजा AB है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा AC के हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं AB बराबर कर सकता हूँ AC के, और इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। इसी प्रकार दूसरी भुजा में यहाँ पर पहले क्या ले रहा हूँ? AD ले रहा हूँ। पहले AD क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर इस भुजा का अनुपात मुझे AD बटा AB चाहिए, इसलिए पहले अब मैं AD लूँगा, है ना। तो दूसरे वाले त्रिभुज की जो भुजा AD है वो पहले वाले त्रिभुज की भुजा AE के क्या होगा? बराबर होगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब मैं त्रिभुज ABE व दूसरा त्रिभुज ACD ले रहा हूँ, है ना। और इन दोनों त्रिभुज में जो कोण A है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण BAE जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज, तो इसमें जैसे हमने क्या लिया? BAE लिया, तो इसमें भी हम क्या लेंगे? CAD लेंगे। तो कोण CAD के क्या है? बराबर है, क्योंकि ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद देखो इनकी भुजाओं का, जो हम कोण ले रहे हैं इनके अंतर्गत भुजाओं का अनुपात हमें लेना है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 में अगर मैं समीकरण 1 का भाग दूं तो AD बट्टा AB होगा, AD बट्टा AB होगा, AD बट्टा AB, फिर बराबर की जगह बराबर, और AE बट्टा AC, AE बट्टा AC। ये कहाँ से आया? तो समीकरण 1 व 2 के प्रयोग से आया, ठीक है। और यहाँ पर हमने AE बट्टा AC यानी भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब देखो यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABE जो है वो समरूप है त्रिभुज ACD के, कारण हो जाएगा SAS समरूपता कसौटी। प्रश्न 7 है, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हमें एक त्रिभुज दिया है ABC और इस त्रिभुज के अंदर दो शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब जो 90 डिग्री वाली लाइन है, यानी एक तो हमारा शीर्ष लंब हो गया ये EC, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी और इस साइड में भी। एक तो शीर्ष लंब हो गया EC और दूसरा शीर्ष लंब हो गया AD। तो ये जो AD है वो इस भुजा BC पर भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री की लाइन बना रहा है, कोण बना रहा है, ठीक है। और हमें दर्शाइए कि और ये चार चीज़ें जो है हमें समरूप करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें दो त्रिभुज लेने हैं AEP और CDP। एक तो हमारा हो गया AEP यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हो गया CDP ये वाला त्रिभुज। और हमने जो है दो त्रिभुज को समरूप करने की ये चार कसौटियाँ पढ़ी है। पहली है AAA समरूपता कसौटी, दूसरी है AA समरूपता कसौटी, फिर SSS समरूपता कसौटी और SAS समरूपता कसौटी। तो सबसे पहली बात तो इसमें देखो भुजाएं का जो अनुपात है, यहाँ पर कहीं भी हमें भुजाएं नहीं दी है, इसलिए ये और ये वाला ये कॉन्सेप्ट तो हमारा यूज नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। तो एक चीज़ तो हमें दी हुई है कि जो AD है वो CE परस्पर क्या है? ये दोनों शीर्ष लंब है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री वाली लाइनें हैं। कोण हमें दिया हुआ है बराबर। तो देखो इन त्रिभुजों को मैंने यहाँ बना रखा है
और पहले त्रिभुज में हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, एक तो लेना है त्रिभुज AEP और दूसरा त्रिभुज हमें लेना है CDP। इन दोनों में अगर हम दो कोण कोई भी बराबर कर दे तो डबल ए नियम से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो एक तो कोण देखो यहाँ पर जो AEP है इस त्रिभुज के अंदर ये हमारा कितना दे रखा है 90 डिग्री, और दूसरा त्रिभुज CDP इसमें भी ये कोण हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण तो बराबर हो गए है ना, एक कोण हमारा आ गया कोण AEP बराबर होगा कोण CDP के, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री के कोण है। तो एक चीज़ तो बराबर आ गई दोनों कोणों की। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर त्रिभुज AEP है और यहाँ CDP है, और दोनों में ही देखो यहाँ पर भी P आ रहा है, यहाँ पर भी P आ रहा है, यानी जो P है यहाँ से हमें एक कोण लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, तो देखो यहाँ पर दो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, ये दोनों बराबर आ गए, तो डबल ए नियम से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो देखो ये वाला कोण हो गया APE, यानी कि कोण APE जो है, अब देखो हमने APE लिया, तो इसमें हम क्या लेंगे, CPD लेंगे, कोण CPD, ये दोनों बराबर होंगे, कारण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम कह सकते हैं डबल ए नियम से या फिर ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज AEP है वो समरूप है त्रिभुज CDP के। अब देखो दूसरा, पहला त्रिभुज हमारा क्या है ABD, तो यहाँ पर मैंने बना लिया है ABD, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CBE, ये रहा CBE, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में भी देखो एक कोण तो हमारा यहाँ पर देखो ये वाला कोण D 90 डिग्री दे रखा है, और इस त्रिभुज में ये कोण E ये भी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। फिर दूसरी चीज़, दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पर B, ये जो B है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, पहले त्रिभुज में भी कोण B आ रहा है, दूसरे त्रिभुज में भी कोण B आ रहा है ना। तो बहुत आसान है, तो हम पहले यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD व दूसरा त्रिभुज CBE में। पहले तो देखो इन दोनों त्रिभुज में पहला जो त्रिभुज है ABD, इसमें जो ये कोण है 90 डिग्री, पहले त्रिभुज में कोण, ये जो कोण D है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कोण ADB, ये बराबर होगा कोण, दूसरा कोण हमारा त्रिभुज क्या है CBE है ना, तो E हमारा बीच में होना चाहिए, यहाँ हमने ADB लिया, तो यहाँ हम CEB लेंगे, CEB, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। फिर देखो जो पहला त्रिभुज है इसमें कोण B आ रहा है, दूसरा जो त्रिभुज है इसमें भी कोण B आ रहा है, यानी कोण B जो है वो कोण B के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो तीसरे में हमें त्रिभुज दिया है AEP, A फिर E और ये P, फिर उसके बाद ADB, A D और B, तो इनको दोनों को भी मैंने यहाँ पर बना लिया है ना। एक तो हमारा हो गया AEP और दूसरा हो गया ADB, और इन दोनों में भी एक कोण जो है हमारा कॉमन है। एक देखो यहाँ पर A जो है वो दोनों में आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी A आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी A आ रहा है, तो एक तो कोण हमारा A कॉमन हो गया, बराबर हो गया। फिर उसके बाद देखो जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें ये कोण D जो है वो 90 डिग्री है, और जो ये छोटा वाला त्रिभुज है इसमें ये कोण E जो है वो 90 डिग्री है ना। तो ए नियम से ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज AEP व दूसरा त्रिभुज ADB में। सबसे पहले तो देखो
कोण ए बराबर कोण ए होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ए ई पी, एक कोण तो हो गया ए ई पी, ए ई पी, और दूसरा कोण हो गया ए डी बी, ए डी बी। दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। फिर देखो फोर्थ, एक त्रिभुज है पी डी सी, पी डी सी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, और फिर बी ई सी, बी ई सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी अब की बार ये दोनों त्रिभुज है और मैंने इन दोनों को यहाँ पर बना लिया है ना। तो इसमें भी देखो डी 90 डिग्री का कोण आ रहा है छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में ई, तो एक तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। फिर उसके बाद देखो छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण सी आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण सी आ रहा है, तो सी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण सी बराबर कोण सी होगा क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर दूसरी चीज कोण पी डी सी है ना, कोण पी डी सी बराबर होगा कोण बी ई सी के, कोण बी ई सी के। कारण क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न 7 करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 8 है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी हमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है और इस चतुर्भुज में हम क्या कर रहे हैं, ये जो भुजा ए डी है इसको ई तक बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बिंदु ले लिया ई और इस भुजा को मुझे ई तक बढ़ाना है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। फिर यहाँ पर ये जो भुजा बी से लगाकर ई तक है, ये भुजा यहाँ पर कहीं एफ पर इसको, इस भुजा डी सी को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, भुजा ए डी को यहाँ पर डी ई तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर डी ई तक बढ़ा लिया। फिर उसके बाद बी ई भुजा, यानी मुझे बी और ई को क्या करना है, मिलाना है। तो ये हम इसको मिला देते हैं, बी ई को मिल गई। और ये जो बी ई भुजा है वो डी सी को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा करने पर दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी और ई यानी ये वाला जो त्रिभुज है ना, वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी यानी इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला हो गया, इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें चतुर्भुज ए बी सी डी जो है वो कैसा दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। और समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर होती है। इसी के साथ जो इसके सम्मुख कोण होते हैं यानी आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब पहले अगर मैं त्रिभुज ए बी ई की बात करूं, यानी ए बी ई की बात करूं, तो इस समांतर चतुर्भुज में जो ये कोण है इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण सी है और ये दूसरे त्रिभुज में आ रहा है। तो पहले त्रिभुज का कोण ए जो है वो दूसरे त्रिभुज के कोण सी के बराबर होगा, तो एक कोण तो बराबर हो गया। फिर उसके बाद देखो क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो समांतर भुजाओं में देखो यहाँ पर जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो ये जो कोण बी है वो दूसरे त्रिभुज के कोण एफ के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कोण डी ए बी है ना, डी नहीं सॉरी ई ए बी जो है यहाँ पर आ रहा है ई ए बी, कोण ई ए बी जो है वो बराबर होगा कोण, अब देखो यहाँ पर मैंने ई ए बी लिया है तो यहाँ बी सी एफ लेंगे, क्या लेंगे, बी सी एफ लेंगे। कहाँ है देखो ये बी सी एफ, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए। कारण क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक तो ये कोण हो गया। दूसरा देखो ये जो कोण ए बी ई है, कोण ए बी ई है, ए बी ई वो बराबर होगा सी एफ बी के, कोण सी एफ बी के। कारण क्या हो जाएगा, तो इसका कारण हो जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं डबल ए नियम से त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, और ये हमारा हो गया सिद्ध। प्रश्न 9 है, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के और सी ए बट्टा पी ए जो है। प्रश्न 9 है, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। यानी यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए हैं, एक तो है ए बी सी और इसमें ये जो कोण बी है वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री का कोण है। फिर दूसरा त्रिभुज है ए एम पी और इसमें ये जो कोण एम है ये भी कितना है, 90 डिग्री है। यानी दोनों त्रिभुजों में एक चीज़ तो हमें बराबर दे दी कि दोनों त्रिभुज में कोण जो है वो 90 डिग्री के है। प्रश्न 9 है, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। यानी एक त्रिभुज हमें दिया है ए बी सी और इसमें ये जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है। फिर दूसरा त्रिभुज ए एम पी और इसमें ये कोण एम जो है वो 90 डिग्री का है। ये चीज़ हमें दी हुई है, हमें ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो पहली चीज़ हमारी क्या है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो ये तो बहुत सरल है, देखो एक कोण तो हमें दोनों में 90 डिग्री के दे दिए यानी दो कोण तो बराबर हो गए। फिर यहाँ देखो जो कोण ए है ना, वो पहले वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ए नियम से मैं दोनों त्रिभुज को क्या कर सकता हूँ, समरूप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ। पहला त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हो गया ए एम पी। अब ए बी सी में ये जो कोण बी है वो हमारा 90 डिग्री है, यानी हम लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज में कोण ए बी सी बराबर होगा दूसरे त्रिभुज में एम हमारा कितना, 90 डिग्री, यानी कि कोण ए एम पी ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण है यानी कि समकोण है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या बराबर है, देखो दोनों त्रिभुज में एक कोण ए जो है वो दोनों में आ रहा है ना, यानी कि कोण ए बराबर है कोण ए के। कारण हो जाएगा कि ये उभयनिष्ठ कोण है यानी कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए नियम से ए समरूपता कसौटी से, ऐसा लिख दो, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। अब दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि सी ए बट्टा जो पी ए है। अब देखो सी ए कहाँ है, तो ये रहा सी ए और बट्टा पी ए ये रहा पी ए। तो यहाँ पर जो सी ए है वो हमारा पहले त्रिभुज में आ रहा है और जो पी ए है वो दूसरे त्रिभुज में आ रहा है ना। यानी कि क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिया है तो इस समरूपता से हम इन दोनों त्रिभुजों के जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर कर सकते हैं। तो देखो यहीं से मैं इसको सिद्ध कर लूँगा। दूसरा देखो, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, है ना, इसलिए यहाँ से देखो पहले यहाँ क्या लिखा है सी ए, तो मैं यहाँ सी ए ले रहा हूँ।
तो सी ए बट्टा, अब मैंने जो यहाँ लिया है वो भी यहाँ लेना है, पी ए, तो सी ए बट्टा पी ए, यहाँ से आ रहा है अनुपात बराबर बराबर। फिर यहाँ क्या है बी सी, और बी सी इसमें है ना, तो बी सी बट्टा यहाँ क्या आ जाएगा एम पी। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। आप चाहो तो इसका कारण भी लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। प्रश्न 10 है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यानी पहले तो हमें त्रिभुज ए बी सी बनाना है, हमने त्रिभुज ए बी सी बनाया। फिर इसके बाद हमें त्रिभुज एफ ई जी बनाना है, हमने त्रिभुज एफ ई जी बनाया। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें दो कोण, एक तो ए सी बी, तो हमने ए सी बी यानी ये वाला कोण लिया, ठीक है। अब इस कोण का जो समद्विभाजक है, ठीक है, वो कौन है, सी डी है, तो सी डी इस कोण का क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। फिर उसके बाद कोण ई जी एफ यानी ये वाला कोण, और इसका समद्विभाजक कौन है, जी एच है। ये जी एच जो है वो इस कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये जो लाइन है वो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है ना, यानी ये हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर है, और इस लाइन के कारण ये जो हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। इसी के साथ आगे प्रश्न कह रहा है कि ये जो भुजा सी डी हमने खींची है, कोण सी का जो समद्विभाजक खींचा है, ये भुजा ए बी पर स्थित है, और ये जो हमने कोण जी का समद्विभाजक खींचा है वो एफ ई पर स्थित है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें और क्या दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ये चीज़ हमें दी हुई है, तो दर्शाइए। यानी ये तीन चीज़ें जो है अब हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके जो संगत कोण हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। समरूपता की कसौटी से हम जानते हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण ए है वो कोण एफ के बराबर होगा, कोण जो बी है, कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है वो कोण जी के बराबर होगा। एक तो ये चीज़ हमें दी हुई है। दूसरी हमें क्या दी कि ये जो सी डी भुजा है वो इस कोण सी का क्या है, समद्विभाजक है, और ये जो जी एच भुजा है वो इस कोण जी का समद्विभाजक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि सी और जी ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो जो इनके आधे आधे भाग होंगे वो भी बराबर होंगे, है ना। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण सी बट्टा 2, यानी कोण सी का जो आधा भाग है वो कोण जी के आधे भाग के क्या होगा, बराबर होगा। इसका कारण क्या हो जाएगा कि भुजा सी डी जो है, सी डी वो कोण सी का या सी की समद्विभाजक है, और ये जो भुजा आपकी जी एच है वो कोण जी की क्या है, समद्विभाजक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है प्रश्न के अंदर। अब पहले हमें क्या सरल करना है कि इन दोनों त्रिभुज का जो अनुपात है वो बराबर है, पहले ये चीज़ हमें सरल करनी है। तो देखो फर्स्ट में यहाँ पर सी डी बट्टा जी एच है, यानी इस त्रिभुज में जो ये भुजा सी डी है वो यहाँ पर है, और इस त्रिभुज में ये भुजा जी एच है वो यहाँ पर है। इसके बाद ये दूसरी भुजा है ए सी, यानी ये वाली भुजा ए सी है, और दूसरे त्रिभुज में ये एफ जी है। यानी कुल मिला के यहाँ पर एक तो त्रिभुज ये वाला लिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर त्रिभुज ये वाला लिया हुआ है, और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर पहले हमें त्रिभुज लेना है ए डी सी। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी, और दूसरा त्रिभुज होगा एफ एच जी, त्रिभुज एफ एच जी।
इन दोनों त्रिभुज में हमें, है ना, कोई भी दो कोण बराबर करने हैं। तो सबसे पहले देखो कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने पहले ही इसको प्रूफ कर दिया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर है, क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया। ऊपर सिद्ध किया का मतलब यहाँ पहले से मैंने इसको सिद्ध कर लिया है ना। फिर उसके बाद देखो और क्या मैं इन दोनों में बराबर कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो ये जो त्रिभुज है, क्योंकि जो कोण सी है वो कोण जी के बराबर है और ये इसका आधा भाग है और यहाँ भी ये इसका आधा भाग है, तो ये दोनों आधे भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं इस कोण को 1 मान लूँ और इस कोण को 2 मान लूँ, तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। कारण क्या हो जाएगा कि जो कोण सी है उसका आधा और जो कोण जी है उसका आधा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर मैंने इसको सिद्ध किया है ना। तो यहाँ पर सीधा ये कारण लिख दो आप। यहाँ पर दो त्रिभुजों में कोई भी दो कोण बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज FHG के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या लिया, CD, तो हमें पहले यहाँ पर CD लिया है, तो यहाँ से देखो CD ले लिया। फिर जो यहाँ जिस क्रम में लिया है उसी क्रम में यहाँ से लेना है। तो इसके नीचे आएगा GF जो कि मिल रहा है ना, सॉरी CD लिया तो GH आएगा जो कि हमें मिल रहा है, बराबर। फिर यहाँ लिया AC इस क्रम में लिया है बट्टा, तो यहाँ भी आएगा FG जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये पहली चीज़ तो हमारी सिद्ध हो गई। अब देखो दूसरी चीज़ जो हमें सिद्ध करनी है वो है त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुज में देखो DCB और HGE यानी नीचे वाले ये दोनों त्रिभुज। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने कोण B जो है वो E के बराबर लिया हुआ है, यानी ये जो कोण B है वो इस कोण E के बराबर है। कोण B जो है वो कोण E के बराबर है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया। यहाँ लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया, यानी पहले से ही ये हमने सिद्ध कर लिया है ना। और इसके बाद अगर ये कोण में 3 मान लूँ और ये कोण में 4 मान लूँ तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों? क्योंकि कोण C का आधा और कोण G का आधा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं A समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB जो है वो समरूप है त्रिभुज HGE के। तो ये दूसरी चीज़ भी सिद्ध हो गई। अब बची तीसरी चीज़। तो तीसरी बात क्या है, त्रिभुज DCA। अब देखो DCA यानी वापस ये ऊपर वाला त्रिभुज है ना, और HG और F और ये वाला त्रिभुज। अब दूसरे क्रम में मुझे इनको समरूप करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों त्रिभुजों को ले लो। त्रिभुज DCA व दूसरा त्रिभुज हो गया HGF। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कोण A है वो F के बराबर है। कोण A जो है वो F के बराबर है, ये हमें ऊपर जो है सिद्ध कर चुके हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोण 1 2 के बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि कोण C जो है उसका आधा और कोण G का आधा, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे A समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA जो है वो समरूप है त्रिभुज HGE के। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 10 करना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 11 है, आकृति 6.40 में AB बराबर AC है, यानी कि इस आकृति में ये जो भुजा AB है
वो AC के बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं यानी सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई। फिर आगे प्रश्न कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। अब हमने क्या करा, CB को आगे बढ़ाया और आगे कहाँ तक बढ़ाया, इस E बिंदु तक आगे बढ़ाया। यदि AD लंब BC है यानी ये जो भुजा AD है वो इस BC पर लंब है, लंब का मतलब यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और EF लंब AC है और ये जो EF है इस भुजा AC पर क्या है, लंब है, यानी कि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECE है। यानी कि एक तो हमारा त्रिभुज हो गया ABD यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया, ECF यानी ये नीचे वाला त्रिभुज ECF। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ हमें सबसे पहले दिया क्या है, हमें दिया है कि जो भुजा AB है वो AC के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण B है वो इस कोण C के बराबर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं इसको कोण 1 नाम दे देता हूँ, ये कोण हम 1 हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। कारण क्या होगा, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो ये दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज हो गया ECF। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हम बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो ABD है इसमें आ रहा है कोण नंबर 1, यानी कोण 1 जो है वो दूसरे त्रिभुज के यानी इस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर होगा, है ना। कारण क्या हो जाएगा, ऊपर हमने इसको सिद्ध किया, फिर उसके बाद में देखो इन दोनों त्रिभुज के अंदर यहाँ पर हमें क्या दिया, AD लंब BC और AF लंब AC, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण D जो है वो 90 डिग्री का है ना। यानी कि एक तो कोण हो गया हमारा ADB, एक तो कोण हो गया ADB और दूसरा कोण क्या हो गया EFC, कोण EFC कहाँ पर है देखो EFC, यानी ये कोण, ये भी क्या है 90 डिग्री। दोनों कोण बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के, है ना। तो यहाँ लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है त्रिभुज ECF के। ये हो गया हमारा सिद्ध। प्रश्न 12 है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। यानी देखो हमें क्या दिया है, हमें एक त्रिभुज ABC की भुजा जो AB है, दूसरी भुजा इसकी BC और एक माध्यिका क्या है AD, है ना। ये कौन से त्रिभुज की है, त्रिभुज ABC की। और ये जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है, PQ। तो नीचे AB के नीचे आएगा PQ बट्टे में, क्योंकि समानुपाती है ना। फिर दूसरी भुजा कौन सी BC, इसके समान अनुपात में क्या है QR। और फिर माध्यिका AD जो है वो PM के क्या है, समानुपाती। तो AD के नीचे आ जाएगा PM और क्योंकि समान अनुपात में तो सारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो नोट करना आप माध्यिका AD, यानी इस त्रिभुज में ये जो AD है वो इसकी माध्यिका है और दूसरे त्रिभुज में ये जो PM है वो इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका। और हम जानते हैं कि जो ये माध्यिका होती है वो इस नीचे वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है।
इसका मतलब AD जो है वो BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसी प्रकार जो PM है वो इस QR को 2 बराबर भागों में बांटेगी। बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि अगर मैं ये पूरी भुजा BC लेता हूँ, है ना, और उसका मैं आधा करता हूँ, तो ये दोनों हिस्से इसके आधे आधे होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो BC का जो आधा हिस्सा है मैं क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ। इसी प्रकार ये PM माध्य का है, तो इस QR का अगर मैं आधा करता हूँ, QR का अगर मैं आधा करता हूँ, तो ये QR किसके बराबर आएगा, इसका आधा भाग जो है वो QM के बराबर आएगा। और इसी से जो है हम इस प्रश्न को सरल करेंगे। जैसे हमें ये ऊपर वाली ये चीज़ दी हुई है, अब देखो मैंने क्या करा, BC का आधा करा तो मुझे BD मिल जाएगा, और नीचे देखो यहाँ QR है, अगर QR का आधा करा तो मुझे क्या मिल जाएगा, QM मिल जाएगा। तो चलो इनको आधा आधा कर देते हैं, ये हो गया AB बट्टा PQ बराबर, इसको मैं 1/2 BC लिख सकता हूँ। अब क्योंकि ऊपर मैंने 1/2 किया तो मुझे नीचे भी 1/2 करना पड़ेगा, और नीचे क्या है, QR बराबर AD बट्टा PM। ऐसा हम कर सकते हैं, बट्टे के ऊपर कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, और जिस संख्या का गुणा किया है उसका हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। अब हम AB बट्टा PQ बराबर 1/2 BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, और 1/2 QR की जगह क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं, और ये AD बट्टा PM है ही है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, तो देखो इससे हमें ये मिला, इसका कारण आप ये लिख सकते हो, ये इसका कारण हो जाएगा, है ना। ये 1/2 BC की जगह BDQ आया और 1/2 QR की जगह QMQ आया, तो ये इसका कारण हो जाएगा, है ना। अब ये जो अनुपात बराबर आया है वो किन दो त्रिभुजों का अनुपात है, ये देखो, AB बट्टा PQ, ये आ गई हमारी AB बट्टा PQ, फिर BD बट्टा QM, BD बट्टा QM, फिर AD बट्टा PM, AD बट्टा PM। तो ये जो ये त्रिभुज है छोटा वाला, है ना, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात में बराबर मिल चुका है। तो अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 दे सकता हूँ इसको, तो लिख सकता हूँ समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQM के। और जब ये छोटे वाले दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके संगत कोण हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण B को मैं कोण Q के बराबर कर लेता हूँ, इसलिए मैं कोण B को जो है वो कोण Q के बराबर कर सकता हूँ, है ना। और इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना, हमें त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप करना है। यानी बड़े वाले जो त्रिभुज हैं, यानी एक त्रिभुज तो आपका हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज आपका हो गया PQR, इनको हमें समरूप करना है। तो यहाँ पर देखो हम ऐसे S नियम लगाकर दोनों को समरूप कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, और ये कोण इसके बराबर हमने कर दिया है। तो ऐसे S नियम से हम दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। यानी पहला त्रिभुज तो हमारा हो गया त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। इन दोनों त्रिभुज में देखो, एक तो हमारा कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, ये हमने समीकरण 2 में सिद्ध किया, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो AB बट्टा PQ है, AB बट्टा PQ है वो बराबर है दूसरी भुजा BC बट्टा QR की। ये देखो BC बट्टा QR की, ये हमें पहले से दिया है ना। तो यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं कि ऐसे S नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो मैं शॉर्टकट में इसको लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कारण क्या हो जाएगा, SAS समरूपता कसौटी से। ये हो गया हमारा सिद्ध। प्रश्न 13 है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दर्शाइए कि CA का वर्ग जो है वो CB इंटू CD के बराबर है।
यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर ये जो बिंदु डी है वो इस प्रकार से है कि कोण ए डी सी यानी ये वाला जो कोण है वो बराबर है बी ए सी के, यानी इस पूरे बड़े वाले कोण के ये कोण बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें ये चीज़ जो है वो दर्शानी है। तो इसके लिए देखो, जो चीज़ हमें बराबर दी है उसी से हमें दो त्रिभुज पता करने हैं। तो एक तो हमें क्योंकि कोण डी बराबर दिया है और ये कोण किस में आ रहा है, एक त्रिभुज ए डी सी में आ रहा है, तो पहले हम त्रिभुज ए डी सी लेंगे और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, हमारा दूसरा कोण ये पूरा आ रहा है ना। अब क्योंकि हमने ए डी सी लिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा त्रिभुज लेना है। तो दूसरा त्रिभुज में देखो हम क्या ले सकते हैं, बी ए सी, दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे, बी ए सी। अब इन दोनों त्रिभुज ये कैसे लिया, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ए, बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है और डी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसमें बीच में ए ही आ रहा है। फिर सी देखो यहाँ लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर भी सी लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हमने सही लिए है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि ये जो कोण ए डी सी है वो बराबर है कोण बी ए सी के, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये हमें दिया है। अब दूसरी चीज हम क्या बराबर कर सकते हैं, तो देखो इस त्रिभुज में भी सी लास्ट में है, इस त्रिभुज में भी सी लास्ट में है, यानी जो कोण सी है वो दोनों में आ रहा है। बात समझ में आई, कोण सी जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो हम कोण सी बराबर कोण सी लिख सकते हैं। कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आओ, हमें भुजाएं कौन सी लेनी है, तो यहाँ देखो, यहाँ सी ए है ना, फिर सी बी है और सी डी है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें सी ए लेना है। कैसे लेंगे, पहले सी फिर ए, और जैसा इसमें लेंगे वैसा भी हमें इसमें ही लेना है। तो पहले मैंने सी ए ले लिया, ठीक है, फिर बट्टा। अब मैंने यहाँ से जैसे लिया वैसे यहाँ से भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, सी बी लूँगा, ठीक है। फिर वो बराबर करना है, यहाँ पर क्या है सी बी, अब सी बी यहाँ कैसे बना, सी बी आ गया। अच्छा, अब क्या है सी डी, अब यहाँ सी डी कैसे बना, तो पहले सी फिर डी, तो यहाँ मैंने ले लिया सी डी। अब जैसा इसमें लिया वैसे इसमें ले लो, फिर क्या आ जाएगा सी ए, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा सी ए। अब देखो यहाँ ऊपर सी है, यहाँ नीचे सी है, ये भाग में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो सी ए इंटू सी ए हो जाएगा बराबर, यहाँ पहले से सी डी है, ये उधर जाएगा तो इंटू में सी बी हो जाएगा। सी ए इंटू सी ए, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा क्या होता है, वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा सी ए की घात 2 बराबर सी डी इंटू सी बी, ठीक है। अब सी बी को पहले लिख दो, सी डी को बाद में लिख दो, तो ये हो गया सी ए का वर्ग बराबर सी बी पहले आ जाएगा, सी डी बाद में आ जाएगा, और ये हो गया हमारा सिद्ध। प्रश्न 14 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। यानी इस बार हमें त्रिभुज ABC दिया है, इसमें ये भुजा AB और AC तथा ये माध्यिका जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ PR और ये जो माध्यिका PM है इसके समानुपात में दी हुई है, और हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुज के अंदर ये कोण A और कोण P ये दोनों बराबर लेके आ जाए तो SAS नियम से हम दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। और इसको समरूप करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। और रचना में हमें क्या करना है, हम ये जो भुजा AD है इसको E तक, बिंदु E लिया मैंने और इसको इतना आगे बढ़ा दिया कि ये जो भुजा AD है वो DE के बराबर हो जाए। इसी प्रकार ये जो भुजा PM है इस भुजा को मैं बिंदु L तक आगे बढ़ाऊंगा और इस प्रकार आगे बढ़ाऊंगा
कि ये जो भुजा ML है वो PM के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक बार मैं ये भुजा खींच लेता हूँ और B को E से, E को C से, इसी प्रकार Q बिंदु को L से, R बिंदु को L से स्केल से मिला देता हूँ। अब जो हमने रचना की है वो लिख देते हैं, लिखेंगे AD और PM को क्रमशः E व L तक इस प्रकार बढ़ाया कि ये जो भुजा AD है वो बराबर हो ED के तथा भुजा PM जो है वो बराबर हो ML के, है ना। ये हमें एक रचना करनी है। और हमने किया तो देखो, तथा हमने B को E से मिलाया, BE, EC, फिर QL और LR को क्या करा, मिलाया। ये हमें रचना करनी है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखो, सिद्ध करने के लिए मैं पहले ले रहा हूँ चतुर्भुज ABC और E, या फिर ABEC, चतुर्भुज ABEC में। अब मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये जो AD है वो हमारी क्या है, माध्यिका है। इस माध्यिका के कारण ये जो भुजा BC है इसके दो बराबर भाग हो गए, यानी BD बराबर DC हो गया। यानी कि यहाँ पर इस भुजा AD के कारण ये भुजा BC जो है इसके दो बराबर भाग हो गए, और हमने क्या करा, इस AD के बराबर DE को खींचा, यानी ये दोनों भाग भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ जो चतुर्भुज है इसमें ये AE और BC इसके क्या हो गए, विकर्ण हो गए, और ये जो विकर्ण है वो बिंदु D पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि इस बिंदु D बिंदु पर ये दोनों भाग समान है और ऊपर और नीचे वाले दोनों भाग समान है, यानी इनका क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में जब उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो जो चतुर्भुज होता है वो हमारा क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABEC में BC व AE एक दूसरे को बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं चतुर्भुज PQLR लेता हूँ तो इसमें भी तो यही हो रहा है ना। बिंदु M पर ये दोनों हिस्से बराबर है और बिंदु M पर ये दोनों हिस्से बराबर है, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा हम लिखेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज PQLR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। बस अब अपना प्रश्न फटाक से हो जाएगा। अब देखो, हमें प्रश्न में क्या दिया, हमें प्रश्न में दिया कि जो त्रिभुज ABC है उसकी भुजा AB, AC और AD दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ, PR और PM के क्या है, समानुपाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ये जो भुजा AB, AC और AD है वो क्रमानुसार भुजा PQ, PR और PM इसके क्या है, समान अनुपात में है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो ये भुजा AC है वो कहाँ है, देखो यहाँ पर भुजा हमारी AC जो है वो ये वाली है। तो अब ABCE जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो AC की जगह मैं BE लिख सकता हूँ,
इसी प्रकार यहाँ पर देखो नीचे भुजा पी आर है, तो पी क्यू एल आर भी हमारा समांतर चतुर्भुज है और पी क्यू के सामने वाली भुजा क्या है, क्यू एल है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, इसलिए मैं पी आर की जगह क्यू एल भी लिख सकता हूँ। तो पहला काम तो हमें यही करना है, यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू की जगह यही रहेगा। ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी ई, है ना, तो ए सी की जगह आ गया बी ई और पी आर की जगह क्या आ जाएगा, क्यू एल आ जाएगा। तो पी आर की जगह हमने लिख दिया क्यू एल बराबर, यहाँ जो ए डी बटा पी एम है, यहाँ मैं ऊपर नीचे जो है दो दो का गुणा कर लेता हूँ। अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो इसको समझो। देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, कुल मिला के इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात बराबर लेना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से मुझे इस त्रिभुज का ये जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर करना है और फिर ये वाला त्रिभुज लेना है और ये वाला त्रिभुज लेना है और इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर करना है, जिससे ये पूरा कोण ए जो है वो पी के बराबर आ जाए और मैं आसानी से ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप कर सकूँ, है ना। तो इसके लिए मैं इसको कोण ये 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। अब देखो जो हमने भुजाओं के अनुपात बराबर किए हैं, इसमें ये त्रिभुज हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखो ए बी बट्टा पी क्यू, तो ये आ गया ए बी और इसमें आ गया पी क्यू। फिर यहाँ पर देखो बी ई बट्टा क्यू एल, तो बी ई आ गया और क्यू एल आ गया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ 2 इंटू ए डी किया है, यहाँ ए डी इतना ही है और मुझे ये पूरा चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 का गुणा कर लिया। 2 का गुणा मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं ये जो ए डी है वो डी ई के बराबर है और जब मैं ए डी का दुगना करूँगा तो ये पूरी भुजा हो जाएगी, है ना। इसका दुगना मतलब इतनी लेंथ ये और इतनी लेंथ ये, दोनों मिलाकर क्या हो गया, ए ई हो गया। तो 2 ए डी की जगह में ए ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये हो गया ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी ई बट्टा क्यू एल और 2 ए डी की जगह क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा बट्टा 2 पी एम की जगह क्या आ जाएगा, पी एल आ जाएगा। अब आप चाहो तो इनके कारण भी लिख सकते हो कि भाई ए सी की जगह बी ई क्यों आया। देखो ए सी बराबर बी ई होगा और पी आर जो है वो क्यू एल के बराबर होगा। और बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है और इसी प्रकार पी क्यू एल आर एक समांतर चतुर्भुज है। इस कारण से इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। फिर ये 2 ए डी की जगह ए ई क्यों आया, तो इसका कारण भी हम लिख सकते हैं। इसका कारण हो जाएगा कि 2 ए डी जो है वो ए ई के बराबर है और 2 पी एम जो है वो पी एल के बराबर है। ये इसका कारण हो जाएगा, ठीक है। अब कारण हो गए तो इसको हम आगे कर देते हैं। अब देखो हमें मिला क्या, हमें ये मिला ये भुजा इसके अनुपात में है, ये भुजा इसके अनुपात में है और ये बड़ी वाली भुजा इसके अनुपात में है। तो यहाँ पर इनके संगत भुजाएं समान अनुपात में है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक तो हमारा हो गया ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एल के, त्रिभुज पी क्यू एल के। और यहाँ पर आप चूंकि और इसलिए लगा सकते हो क्योंकि ये अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए मैं कोण 1 को कोण 3 के बराबर लिख सकता हूँ। कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। फिर देखो मुझे क्या चाहिए, ये दोनों त्रिभुज चाहिए। अब जैसे मैंने इसको इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध किया है, इतना मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी प्रकार ये जो त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एल के। और जब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे तो ये कोण इसके ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यानी कि आपको जितना ये मैंने ऊपर किया है उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखना है इसी प्रकार और दोनों त्रिभुज को समरूप करके कोण 2 को कोण 4 के बराबर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 देखो क्या है, समीकरण 1 के बराबर के इस साइड में कोण 1 है और बराबर के इस साइड में कोण 2 है, इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 4 को जोड़ना है, तो कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो कोण 1 और 2 जुड़कर क्या बन गया, कोण ए बन गया। 3 और 4 जुड़कर क्या बन गया, कोण पी बन गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण ए बराबर है कोण पी के, और इसे ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब देखो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। अब मैं दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले देखो ये चीज़ तो हमें दी हुई है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है ना, वो क्या है, समानुपाती है, यानी कि बराबर है। यानी जो सबसे पहले हमने लिया था इसमें से मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये हमें समान अनुपात में पहले से दे रखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में मैं AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ। यानी कि AB जो है बट्टा PQ और AC बट्टा PR इन दोनों का अनुपात समान है। इसी प्रकार मैंने अभी समीकरण 3 लिया, ये हमें दिया है पहले से, है ना, इसका कारण क्या हो जाएगा, दिया हुआ है। फिर कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, ये हमने सिद्ध किया। तो यहाँ पर देखो भुजा भुजा और ये क्या हो गया, कोण SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 14। प्रश्न 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी कि अगर हम इस AB को स्तंभ मान ले और इसकी लंबाई है हमारे पास 6 मीटर, और जब इसकी छाया कहाँ बनेगी, नीचे की ओर, तो ये जो BC है इसको हम छाया मान ले, तो इसकी लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ पे 4 मीटर आ रही है, ये हमें दिया हुआ है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और दूसरी तरफ हमने यहाँ मीनार ली है और इस मीनार की ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन मीनार की जो छाया है वो हमें कितनी दे दी, 28 मीटर दे दी। तो अब मीनार की ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए यदि हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर ले, है ना, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, जिससे हम ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया PQR, इन दोनों को ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं जब भी ऊंचाई की बात आती है तो ये स्तंभ की ऊंचाई है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मीनार की ऊंचाई है तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होती है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, है ना। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, ये है ABC और दूसरा है PQR, यानी यहाँ पर जो कोण C है वो कोण R के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समय पर सूर्य का जो कोण होता है, यानी यहाँ पर जो छाया बन रही है और यहाँ जो कोण बनेगा, यानी सूर्य का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कहेंगे कोण C जो है वो कोण R के बराबर होगा। और कारण क्या हो जाएगा, एक ही समय पर सूर्य का कोण, एक ही समय पर सूर्य का कोण। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज में दो कोण हमारे समान आ गए, तो हम कह सकते हैं AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि AB बट्टा दूसरी भुजा कौन सी है, PQ, बराबर होगी BC बट्टा QR की। अब AB का मान हमें कितना दिया, 6 बट्टा
क्यू आर का मान हमें पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, तो पी क्यू की जगह पी क्यू रहेगा बराबर बी सी कितना है, बी सी है 4 मीटर और क्यू आर कितना है 28, तो यहाँ आ जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू जो है वो हमें ऊपर होना चाहिए, तो एक काम करते हैं पी क्यू ऊपर ले लेते हैं, 6 को नीचे ले लेते हैं, और जो काम हम यहाँ करेंगे वो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पी क्यू ऊपर ले लिया हमने, 6 नीचे ले लिया, तो यहाँ भी 28 ऊपर और 4 नीचे चला जाएगा। अब 6 को हम उधर भेजेंगे, तो पी क्यू बराबर 28/4 अपनी जगह पर, ये भाग में है, उधर गुणे में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों में 4 का पहाड़ा है, 4 एकम 4 और 4 साते 28। अब से यहाँ तक 6 का गुणा करेंगे तो पी क्यू बराबर 7×42 और मीटर, यानी पी क्यू की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 42 मीटर आएगी। प्रश्न 16 है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM है। यानी अब की बार हमें जो ये AD और PM जो है वो इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिका दी हुई है, और हम जानते हैं कि माध्यिका जो होती है वो इस नीचे वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार QM और MR भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB बटा PQ, यानी ये हो गया AB और बटा PQ, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है AD बटा PM, AD बटा PM, यानी ये दोनों भुजाएं, और ये दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में आ रही है, एक तो इस त्रिभुज में आ रही है, दूसरी इस त्रिभुज में आ रही है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक इस अनुपात को हम बराबर कर सकते हैं और ये सिद्ध हो जाएगा। और हमें दिया क्या है, हमें ये दोनों त्रिभुज, बड़े वाले जो त्रिभुज है वो समरूप दिए, तो इसी से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी तीनों भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगी। तो यहाँ पर भुजा AB बट्टा PQ बराबर दूसरी भुजा BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR, जहाँ अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी देखो AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR और AC बट्टा PR, आप ऐसे देख कर भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखो क्योंकि AD हमारी माध्यिका है ना, तो ये जो भुजा BC है, अगर इस भुजा BC का मैं आधा करता हूँ तो ये आधा किसके बराबर आएगा, BD के बराबर आएगा। इसी प्रकार PQ हमारी माध्यिका है ना, PM हमारी माध्यिका है, तो ये अगर मैं QR का अगर आधा करता हूँ तो इसका आधा भाग क्या आ सकता है, QM आ सकता है ना। तो यहाँ BC और QR को हम क्या कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। तो ये हो गया AB बट्टा PQ बराबर 1/2 BC बट्टा 1/2 QR, हमने आधा आधा गुणा ऊपर नीचे कर लिया, बराबर AC बट्टा PR। अब 1/2 BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया AB बट्टा PQ बराबर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, BD बट्टा इसकी जगह क्या आ जाएगा, QM बराबर AC बट्टा PR। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। और देखो क्योंकि ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज जो है वो समरूप हैं और मुझे ये दोनों छोटे त्रिभुज समरूप करने हैं, तो दोनों ही त्रिभुज में देखो इसमें कोण B और इसमें कोण Q दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण B और इसका संगत कोण Q दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब मुझे ये दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं, तो ये दोनों त्रिभुज अपन ले लेते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज दूसरा क्या हो गया PQM में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं, देखो एक तो हमारा हो गया कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, ये कहाँ से आया, तो ये हमने समीकरण 2 में सिद्ध किया, है ना। फिर दूसरी चीज़ हम क्या बराबर कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ में देखो समीकरण 1 में AB बटा PQ और BD बटा QM, BD बटा QM इन दोनों त्रिभुजों के ही भाग है ना। तो यहाँ पर AB बट्टा PQ बराबर है BD बट्टा QM से, और ये कहाँ से आया, तो समीकरण 2 से हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गई भुजा, ये भी क्या हो गई भुजा, और ये इसके बीच का क्या हो गया, कोण हो गया। तो
तो पहले त्रिभुज में ये और दूसरे त्रिभुज में भी भुजा कोण भुजा दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। और जब दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर ही लिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें हमें कैसे लेना है, तो त्रिभुज से लेना है। पहले हमें क्या लेना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, ऊपर क्या है देखो, ऊपर AB नीचे PQ। तो पहले त्रिभुज से हमें AB लेना है, ये आ गया AB बट्टा दूसरे त्रिभुज का क्या आ गया PQ। फिर देखो सिद्ध करना में ऊपर क्या है AD, तो यहाँ से जैसे हम AD लेंगे AD वैसे ही हमें क्या लेना है PM लेना है, जो कि इन दोनों में हमें मिल रहा है। तो क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, और यही हमने सिद्ध करना था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।